बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़रा और मैं हमज़ा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमज़ा, एक बात जो है ना, वो मुझे लगता है पुराना ज़माना था, लोग आराम आराम से बात करते थे। हमने देखा है कैसे महफिलों में भी कैसे पॉज के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ गुफ्तगू की जाती थी, जवाब दिया जाता था। बड़ी से बड़ी बात ऐसे हो जाती थी कि पता भी नहीं चलता था। हमारे ड्रामे स्लो पेस थे, अच्छे थे। हमारी टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में धीमे अंदाज में बात के ठहराव के साथ बात जो है वो करने की तरगीब दी जाती थी। इससे तबीयत में ठहराव आता था। बिल्कुल। इससे आपके जो रोज़मर्रा के काम होते थे ना, उसमें भी आप में तहम्मुल आ जाता था, ठहराव आ जाता था, कुछ बर्दाश्त पैदा हो जाती थी। दूसरे की बात ना, वो जब आराम आराम से भी बोल रहे होते हैं तो सुनने का आपको होता था कि अच्छा मुकम्मल बात सुन ली जाए। अब इतनी तेज़ हम बोलते हैं फिर भी अगला पूरी बात नहीं सुनता। और दूसरी बात पता है क्या, हमारी जो कदरें थी ना, उसमें गुंडागर्दी जो है या फिर बहुत बेबाक होना, बहुत ही मुंहफट होना, ये एक बुरी चीज़ों में काउंट होता था। हर बात पे लड़ाई, लड़ने झगड़ने पे, मरने मारने पे उतर आना, ये बदतहजीबी, ये गुमार लोगों में शुमार होता था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छी बातें ये समझी जाती थी कि आपके यहाँ शराफत हो, आपके यहाँ जो है एक इंसानियत हो, आपके यहाँ बर्दाश्त हो। अच्छा, अब एक और भी बड़ा मसला है जो मैं और फरा बात कर रहे थे, जो हम आपसे करना चाह रहे थे, वो ये कि अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे हमसाए में कोई लड़ाई हो रही है, कोई ऊंची आवाज़ घर से आ रही है, कोई मसला हो गया, हम जाके नहीं पूछते कि ये तो उनका मसला है, हम क्यों ना जाएं। पहले हल्का सा कुछ ऐसा होता था तो सब इकट्ठे हो जाते थे, भाई ना करो, क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो अच्छी तरह से याद है, इसलिए कि हमारी एक बड़ी क्लोज कम्युनिटी थी या और वक्त भी बहुत अच्छा था हमसा। यानी जो हमारे अंकल होते थे मोहल्ले में रहने वाले, उनका रोब अब्बा से कम नहीं होता था। ऐसे ही है। अगर हम कोई टॉफ़ी खा रहे हैं छुप के और उन्होंने देख लिया है तो हमें उतना ही खौफ होता था जितना अब्बा के देख लेने का होता था, और वो भी हमें उतनी ही मतलब आराम से थप्पड़ भी लगा सकते थे, कान भी खींच सकते थे, डांट भी सकते थे, रोक भी सकते थे। और कोई आगे से ये नहीं कहता था आपको क्या है, आपको तो मसला नहीं। ऐसा नहीं होता था। जो मोहल्ले के अंदर मामलात होते थे, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि वो सोसाइटियों में जाके ख़त्म हो गए हैं। सोसाइटी में आप एक दूसरे को, और शहरों में तो अब बिल्कुल आप जानते ही नहीं है। मोहल्ले के अंदर जो वाबस्तगी थी, जो हमसायगी थी, जो हमसाए के हुकूक थे, वो किस तरीके से पूरे हो रहे होते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा था। बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक ऐसी खबर देखी जिससे हम दोनों का दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हुआ और अफसोस हुआ कि हम किधर जा रहे हैं। और आप आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं ना। अब जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा पंजाब में एक शहर, वहाँ पे 5 बच्चों को बाप ने घरेलू झगड़े से तंग आके नहर में फेंक दिया। बच्चों की उम्र 1 से 7 साल के दरमियान थी। किस दिल से उस बाप ने वो फेंका होगा, क्या गुजरी होगी। उस सारे मामले में कोई इंसान बीच में नहीं था जो उस लड़ाई झगड़ा करते हुए मियाँ बीवी को रोक सकता, समझा सकता, इस हौलनाक वाक़े को होने से रोक सकता। इतने लोगों के हुजूम में इंसान इतना तन्हा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? बिल्कुल। और मालूम ये हुआ बाद में कि अक्सर मियाँ बीवी लड़ते रहते थे, लेकिन कभी किसी ने इंटरफेयर ही नहीं किया, कहा कि ये तो उनकी अपनी पर्सनल स्पेस है। ऐसा नहीं है। हमें हमसाया होते हुए ख़ास तौर पर, रिश्तेदारों के तो हुकूक हैं, लेकिन हमसाए जान रहे होते हैं घर के अंदर मामलात क्या हो रहे हैं, क्या लड़ाई हो रही है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्या बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, ज़रूर इंटरफेयर कीजिए। आज लाहौर की एक और खबर है हमसा, एक छोटे बच्चे को इसी तरह जिनसी तशद्दुद का निशाना बना के मोहल्लेदार ने कत्ल कर दिया, और उसके बाद दूसरे मोहल्लेदार को कहा जो देख रहा था कि अगर तुमने बताया ना तो तुम्हें भी मार दूंगा। सो इस तरह के लोगों पे भी नज़र रखनी मेरा ख्याल है। वो जो एक बुजुर्ग होते थे ना, वो जो बुजुर्ग कमेटी या एक मोहल्ला कमेटी, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को तशद्दुद से बचाने के लिए, जराइम को रोकने के लिए। अपने घर के इर्द गिर्द की फ़िज़ा जो है उसमें आप देखें शरीफ अच्छे लोग मौजूद हों, दरिंदे ना आके बस जाएँ आपके पास। क्योंकि इस तरह के दरिंदे और इस तरह के जहनी बीमार या मसाइल से 2-4 जो लोग होते हैं, उनसे ख़तरा ना सिर्फ उनकी अपनी ज़ात को होता है बल्कि हर एक को होता है, पूरे माशरे को होता है। तो ख्याल रखें अपने आसपास क्या हो रहा है और क्या आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसको पूरा ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई नहीं, उनके घर का मसला, ये मसला हर घर का, ये माशरे का मसला। अब हम टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं।
कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए। 3,308 नए केसेस रिपोर्ट। मीरपुर में मस्बत केसेस की शरह 22% तक जा पहुंची। ऑपोजिशन जल्द से जुलूस करके इंसानी जानों से ना खेले, हुकूमती रहनुमाओं का मशवरा। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में बर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचने के बायस दम तोड़ जाने वाले मरीजों की तादाद 6 हो गई। अमवात कोरोना वार्ड, ICU और मेडिकल वार्ड में नाजुक हालत वाले मरीजों की हुई। वजीर आला KP ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आज सब सवेरे पाकिस्तान में आप खुसूसी इंटरव्यू देख सकेंगे खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी का, जो सादा मगर इंतहाई पुरवकार शख्सियत की मालिक हैं और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब कोरोना वायरस की ही, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए वही है। और ये ख़तरा पाकिस्तान में भी दिन ब दिन ज़्यादा मुहीब अंदाज में सामने आ रहा है। दिन ब दिन मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक होती जा रही है। मुहलिक वायरस ने 24 घंटे में मजीद 58 अफराद की जान ले ली है और 3,308 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहसिन कमाल भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.94% हो चुकी है। मीरपुर में शरह बहुत ज़्यादा है। अब मुझे नहीं मालूम कि उसकी वजह क्या है। शायद बैरून मुल्क सफ़र वहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा करते हैं, मेल जोल ज़्यादा कर रहे हैं, सर्दी है या जो कुछ भी है। 22% तक ये शरह जो है ये जा पहुँची है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत सारे और शहर ऐसे हैं जिनमें 17% तक भी है। लाहौर में 7% कही जा रही है। पंजाब में यानी कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया है, तेज़ होता जा रहा है। एक दिन में पंजाब की सिर्फ बात करें तो 25 अफराद हैं जो कि इस वायरस के हाथों अपनी जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में CDA के कई मुलाजिम कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि फैसल मस्जिद का अंदरूनी हॉल भी इस वक्त सील कर दिया गया। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ये कह रहा है कि इस वक्त कोरोना के 2436 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और 327 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वेंटिलेटर्स का मतलब है कि हमजा अगर आप जाएं ना और पता करें, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में आजकल बहुत आना जाना है, मैं आपको हॉस्पिटल्स की अपडेट बड़ी अच्छी दे सकती हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं डिपॉजिट्स। पहले कोरोना के मरीज़ को एडमिट करने से पहले हज़ारों में पैसे मांगे जा रहे हैं प्राइवेट और निजी अस्पताल की तरफ से कि ये पैसे आप पहले जमा कराएं और फिर उसके बाद, और पर डे जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास बेड्स नहीं है। ये इस्लामाबाद के अस्पतालों की सूरत हाल सेफली मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप मांगेंगे तो मैं कोट भी कर सकती हूँ कौन सा अस्पताल कितने पैसे मांग रहा है। सो ये सूरत हाल है। और वेंटिलेटर्स वैसे ही हमारे पास बहुत कम है। हुकूमती रहनुमाओं ने जलसे करने की जिद पर अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन इंसानी जानों से ना खेले और जलसों के फैसले पर अब नज़र सानी कर ले। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से हालिया अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर बात करें पंजाब हुकूमत की तो उन्होंने कोरोना केसेस के बढ़ने पर एक्सपो सेंटर लाहौर में कोरोना फील्ड अस्पताल दोबारा फाल कर दिया है। अब तक सुबह भर में 2638 हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 15 जान की बाजी हार गए हैं। ये वो लोग हैं जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी लापरवाही और बेहतियाती की वजह से ये लोग अपनी जान की बाजी हार गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने पर इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी है और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 शादी हॉल, 7 रेस्टोरेंट और दुकानें भी सील कर दी गई हैं। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हर दुकान को सील भी नहीं किया जा सकता, हर शादी हॉल तक पहुंचा भी नहीं जा सकता और हर बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जो इस हवाले से अमल ही नहीं कर रहा, जो SOPs बताए गए। खैर, इस हवाले से अमरीकी सहाफ़ी और डॉक्टर जेनिफर एस्टन का कहना है कि FDA फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से फैसला 10 दिसंबर को करेगी। वैक्सीन का जो है, वैसे बरतानिया में भी ये वैक्सीन जो है पहुंच चुकी है और वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो होना है। उन्होंने एक बड़ी तादाद में इसका ऑर्डर भी दिया हुआ है। वैक्सीन की 2 डोजेज़ का इस्तेमाल होगा।
जो जिस्म के मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को पैदा करने की हिदायत देती हैं, लेकिन FDA की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है और FDA के अप्रूवल से पहले ये वैक्सीन जो है ऑब्वियसली इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। तो हम देखना होगा कि इसकी अप्रूवल जो है वो कैसे आती है। पर दुनिया वैक्सीन की बातें कर रही है कि जी कि हम वैक्सीन लगाने लगे हैं लोगों को, हम अप्रूव कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये कितनी लापरवाही, कोताही और गफलत की बात है, और हम कितनी मुजरमाना गफलत है। जो शख्स वहाँ पे मौजूद है, मुझे नहीं यकीन कि उनको चैन आ जाता होगा या वो खुद सुकून की नींद सो सकते होंगे जानते हुए कि उनकी वजह से कितनी कीमती जाने जो है उनका नुकसान हो गया। जी हम खैबर टीचिंग अस्पताल की बात करें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो काम नहीं कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, जिसके बायस 6 मरीज जो हैं वो इंतकाल कर गए। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक मरीजों की अमवात का वाक़या हफ्ते की रात को पेश आया और फिर दोपहर को जाके मालूम हुआ कुछ इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है। तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन टैंकर रावलपिंडी से लाए जाते हैं, नागुज़ीर वजूहात से की बिना पर सिलेंडर सप्लाई में ताख़ीर हुई, जिसके बायस चंद मरीज इंतकाल कर गए। मुझे ना 2 चीज़ों की समझ नहीं आती, एक मुझे नागुज़ीर वजूहात की समझ नहीं आती जो हमेशा आ जाती हैं, एक मुझे नामालूम अफराद की समझ में नहीं आती। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, और एक बैरूनी हाथ की समझ नहीं आती। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे पास फिक्स्ड हैं कि नागुज़ीर नागहानी सूरत हाल, नागुज़ीर हालात, नामालूम अफराद और बैरूनी। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी लिंक होती है, वो ये कि जी कि रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि रिपोर्ट आप तैयार करें, वो रिपोर्ट तैयार होती रहती है। खैर, तमाम अमवात कोरोना वार्ड, ICU बताया जा रहा है इस सवाल से, और मेडिकल वार्ड में तशवीशनाक मरीजों की हुई हैं, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस लिया है और चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर से वाक़े की तहकीकात करवाने की हिदायत भी की है। अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाना, मौजूद ना होना और फिर सप्लाई ना आना, ये बहुत तशवीशनाक से ज़्यादा ये बिल्कुल इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है। यानी आपको मालूम है कि जो पेशेंट्स वहाँ पे आएंगे उन्होंने ऑक्सीजन पर ही सर्वाइव करना है। ख़ासतौर पे कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी ऑक्सीजन इतनी ड्रॉप हो जाती है और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर ही उनकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। इस हवाले से हमने बातचीत भी करनी है। सीनियर मीडिया मैनेजर टीचिंग अस्पताल हमारे साथ हैं फरहाद खान साहब, आप शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। मुमताज़ बंगिश साहब, फरमाइएगा ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिन अफराद की जान गई है उनका ताल्लुक़ कहाँ से था और क्या सेंटिमेंट है जो लोग उनके लवाहिकीन हैं उनका? जी फ़रा और हमज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वो बात की है, पहले तो मैं आप वो बात कर रही थी नागज़ीर वजूहात की बिना पर, ये बात जो है ये बड़ी आम हो गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि नागज़ीर वजूहात की बिना पर ये हादसा पेश आया, नागज़ीर वजूहात की बिना पर ये वाक़या पेश आया। ये जितने भी लोग थे, ये यहाँ के मकामी लोग थे या इधर उधर अजला से लोग आते हैं, चूँकि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जो है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लीडिंग के बाद सुबह का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा इलाज होगा। यकीनन ये अच्छा हॉस्पिटल है और इसमें काफ़ी सहूलियात भी मौजूद हैं। जितनी भी यहाँ पे आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा में माजी में जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे तो 2 हॉस्पिटल होते थे जिस पर ज़्यादा बोझ पड़ता था, एक लीडिंग हॉस्पिटल और एक खैबर टीचिंग हॉस्पिटल। तो उस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी उसमें जो सहूलियात थी वो मौजूद थी। और दीगर अमराज कोरोना के सिलसिले में बात कर लें तो भी इस हॉस्पिटल के किरदार को मतलब उस पर उंगलियां नहीं उठ सकती। लेकिन जो कल जो वाक़या हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है कि कोई अचानक कोई अल्लाह न करे कोई धमाका था या कोई और बात थी। ये तो एक गफलत है, नेग्लिजेंस है और गफलत की इंतहा है। अब अगर हुकूमत ये कहती है कि कितनी अजीब सी बात है, आप हॉस्पिटल के इंतजामिया से बात करें, वो कहते हैं जी ये कंपनी है, हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये कंपनी की गफलत है। आप कंपनी से बात करें, वो कहते हैं जी ये जो सिस्टम है उसमें लीकेज थी वो पाइपलाइन में, तो हमने कई बार उनकी तवज्जो दिलाई है लेकिन ये वो मामला वो नहीं हो सका, इसलिए वो जो टैंकी थी वो ऑक्सीजन की वो खाली हो गई थी। आप हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी ये MTI हॉस्पिटल है, इसको हमने खुद मुख्तारी दी है, तो ये इनकी गफलत है, इनसे हम बासपोर्स करेंगे। और इससे भी बड़ी अजीब सी बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वजीर सेहत की, तो वजीर सेहत इस मामले के बावजूद मतलब 6 अफराद की जाने जाती हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मैं कोरोना के उस सिलसिले में मतलब अपडेट्स के सिलसिले में और उसके सिलसिले में आगाही के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा हूं। अब ठीक है, कोरोना यकीनन एक बीमारी है और उसकी आगाही भी होनी चाहिए, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, लेकिन जो अहम वाकया है
हैं, जो मासूम जाने गई हैं, उसका जवाब कौन देगा? किसी ने आगे से ये सवाल नहीं किया कि जनाब जिम्मेदारी बनती है, बेशक ये इदारे बहुत ही खुद मुख्तार सही, ठीक है, लेकिन बंगिर साहब ये सवाल तो बनता था। अच्छा, हम तो जनाब आगाह हैं, वाकया जो पेश आया था, ये कोई वो 1 बजे ये वाकया पेश आया था। 1 बजे के बाद तकरीबन 11:30 बजे वज़ीर सेहत ने ट्विटर पे एक मैसेज दिया है कि हाँ ये एक वाकया पेश आया है। उसमें कोई इस तरह की तस्दीक नहीं हुई कि कितनी अफराद की जानी गई हैं, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसने आखिर में ये ट्वीट करके लोगों को ये आगाह तो किया कि ये वाकया हुआ है, लेकिन ये वाकया उस वक्त का नहीं था। ये वाकया तो रात के वक्त हुआ था, उसी वक्त उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसी वक्त वजीर सेहत को उधर मौजूद होना चाहिए था। इंक्वायरी के हवाले से, तहकीकात के हवाले से भी मुमताज़ बंगे साहब आपसे बात करेंगे। फरहाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मीडिया मैनेजर हैं खैबर टीचिंग अस्पताल से। फरहाद साहब ये बताइएगा, वो क्या नागज़ीर वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो सिलेंडर नहीं आ सके, ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकी? वजह क्या थी? कंपनी से आप लोगों ने बात की, अब तक क्या किया है? बहुत शुक्रिया। जिस तरफ मुमताज़ साहब ने कहा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि नागुज़ीर वजूहात थी, हकीकत हमने कभी नहीं छुपाई, न प्रोविंशियल हुकूमत ने छुपाई है। जो कुछ हुआ एक अफसोसनाक वाक़या था, बेशक इससे मेरे ख्याल में जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है, क्योंकि जिस तरह मुमताज़ साहब ने कहा, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल सूबे का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और इस वक्त भी कोरोना का सबसे ज़्यादा लोड हम उठा रहे हैं। इस वक्त भी कोरोना वार्ड में हमारे पास 106 के करीब बेड और 90+ पेशेंट है। परसों रात को जो वाक़या हुआ तकरीबन 12 बजे से लेके कल यानी रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान, बिल्कुल ये जिस तरह कहा, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये हमें पेशावर में चूँकि नहीं हो रही है, कम नहीं है, और वहाँ से उनकी सप्लाई हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना की बुनियाद पर ये तकरीबन तक 7:30 8 बजे या 6 बजे तक पहुंच जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये परसों जो है ना वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से हमारी जो मेन सप्लाई है, जहां पे ये सेंट्रल सप्लाई जो इंटेंसिव केयर यूनिट को हम दे रहे हैं, जिसमें कोविड के वार्ड है, ICU वगैरह हैं, उसमें ये मसला पैदा हो गया, जिसकी वजह से ये जो फरहाद खान साहब, माजरत के साथ, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब आपको भी पता है, कोविड वार्ड का गवर्नमेंट बार बार आके आगाह कर रही है कि बहुत खतरा है जी, आप हिफाजती इकदाम इख्तियार कीजिए। हॉस्पिटल्स को भी तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ उनके डील करने की तमाम इंतजाम को मुकम्मल रखना है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कैसे खत्म हो गई? अगर नहीं पहुंची तो कोई और अल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं था? कोई शख्स ने उस वक्त कितना टाइम लगा कि नहीं पहुंची, तो उसके बाद कितनी देर के बाद 12 बजे जाके हलाकतें होती हैं, 6-7 बजे आप कह रही हैं सिलेंडर्स पहुंचने? यही सर, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर लूँ। बिल्कुल ये जो गफलत हुई है, मेरे ख्याल में इस पर कोई दूसरा वो नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जिस तरह वज़ीर सेहत साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कंडक्ट की थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर कल रात तकरीबन 2:45 बजे हम सारे बैठे थे, यहाँ से गए, उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। और वो इंक्वायरी आपके सामने आपके साथ शेयर हुआ है, जिसमें 7 लोगों को सस्पेंड किया है और मजीद इंक्वायरी जिसमें हॉस्पिटल डायरेक्टर भी हैं, वो इंक्वायरी आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, सिर्फ सस्पेंड हुए, कितने अरसे के बाद बहाल हो जाएंगे? ये तो देखो, ये तभी इनिशियल इंक्वायरी है, ये इनिशियल इंक्वायरी है। इसकी जो फर्दर, इसमें जो भी फर्दर इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ तक जनाब इसमें रॉ मुलविस है क्या, इसमें कोई गैर मुलसी मुलविस है जो इतनी लंबी चौड़ी तहकीकात करनी है? आपके जिम्मेदार लोग हैं, आपको मालूम है किसने जिम्मेदारी अदा नहीं की, आपको मालूम है कि उसके साथ क्या करना चाहिए, फिर ये तहकीकात बना कर रहे हैं, कमेटी बना दी है, ये किसको आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप बला फुसला लें? मेरे ख्याल में किसी को हम छुपा नहीं रहे, जो हकीकत है मुमताज साहब को पता है। ये एक इनिशियल रिपोर्ट थी और इससे फर्दर इंक्वायरी हो रही है। मैंने जिस तरह मैंने कहा था कि रात को 3 बजे तक फरहाद साहब, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है ना, बोर्ड वो बैठे थे हमारे। फरहाद साहब ये फरमा दीजिएगा, सस्पेंड कर दिया गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 2:45 बजे तक रात बैठे थे, अब अगला लाएअमल क्या होगा? कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी? कोई FIR कटवाई जाएगी? अमल क्या किया जाएगा कि मालूम हो सके कि हुकूमत भी कुछ करना चाह रही है और जो अस्पताल की इंतजामिया है वो भी सख्त कार्रवाई करना चाह रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर इसमें जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जो भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ फर्दर कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई वो होगी और आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। कोई बात किसी से नहीं छुपेगी, न छुपाएंगे, जो हकीकत है वो सामने लाएंगे, क्योंकि ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी और जो ये अस्पताल का जो जिम्मेदार होता है वो हॉस्पिटल डायरेक्टर होता है इन चीज़ों का। सबसे पहले उनके साथ जो कंसर्न मैनेजर हैं
उनको सस्पेंड किया गया है। बाकी जो जिस तरह आपने कहा था, बिल्कुल हमारे पास जो बैकअप सपोर्ट था, जो तकरीबन 100 के करीब हमारे पास जो सिलेंडर थे इमरजेंसी बेसिस की ऐसी सिचुएशन में, वो अपनी मदद आप लोगों ने भी हेल्प की है, हमारे स्टाफ ने भी की है, लेकिन एक हू का हालत थी और इसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला था जी। लेकिन जो एक दिखाई देना चाहिए ना, एक रवैया, इंसानी जाने गई हैं, ये 6 खानदान है जिनका नुकसान हुआ है, ये मुजरिमाना गफलत से हुआ है, किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी, यानी पता ही नहीं है कि किसकी मुजरिमाना गफलत है। और आपकी सस्पेंशन क्या होती है हमजा? क्या सस्पेंड करने से हम उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिनकी जान चली गई है? उस खानदान के उस दुख का, उस तकलीफ का, उस मुसीबत का अजाला कर सकते हैं? और उस सरबराह के चले जाने से या उस प्यारे के चले जाने से उन पे जो बीत रही है, उसका क्या अजाला सिर्फ सस्पेंशन हो सकती है? बिल्कुल। फरहाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मामला यही है कि रिपोर्ट आएगी, जब तक रिपोर्ट आएगी कोई नया मसला यहाँ पर मौजूद होगा, मीडिया खामोश हो चुका होगा, लोग भूल भाल चुके होंगे, उनको एक जैसे कहना चाहिए एक नुमाइशी सजा दी जाएगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन अगला वाकया होने ये जो पता नहीं क्यों FIR नहीं काटी जाती, पता नहीं क्यों जेल नहीं भेजा जाता, और सस्पेंशन के बाद कुछ अर्सा सस्पेंड रहते हैं, उसके बाद या तो तबादला हो जाता है या फिर वहीं पर दोबारा से इनको कैंसिल हो जाते हैं बैरून मुल्क। अगर इस तरह की कोई चीज़ साबित हो जाए ना, तो आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इतने सेंसिटिव मामलात के ऊपर करें, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके अंदर जिम्मेदारी जिस शख्स के अंदर नहीं है उसके अंदर तो ये KP गवर्नमेंट के लिए टेस्ट केस है। देखते हैं ये मामला किधर जाता है और ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। बहुत ही अफसोसनाक जो था ये एक वाकया पेश आया था जो हमने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मामला है, वफाकी दायरा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान मजमूई महंगाई में 0.23% कमी रिकॉर्ड की गई है। गुड, या ये एक बेहतर रिलीफ है, लेकिन अगर ये सस्टेन रहे। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर 17 अशियाई ज़रूरिया महंगी हुई, जिनमें चिकन 22 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो इजाफे के बाद 238 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता फरा कि जो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो सारी महंगी हुई हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान घी की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 64 पैसे इजाफा हुआ। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, अंडों, ताज़ा दूध, पाउडर वाला दूध और दाल माश की कीमत में भी इजाफा हुआ है। और LPG का घरेलू सिलेंडर भी 4 रुपये 16 पैसे महंगा हुआ है। बस आप देख लें, आग जलाने वाली लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जो है 7 रुपये 67 पैसे फ़ी मन महंगी हो चुकी है। और ये रिपोर्ट जो है ये भी बता रही है कि हालिया हफ्ते 13 अशिया सस्ती भी हुई हैं, जिनमें चीनी की कीमत फ़ी किलो 7 रुपये 13 पैसे कमी आई है, टमाटर 14 रुपये 39 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान प्याज जो है 5 रुपये 51 पैसे, आलू 6 रुपये 25 पैसे फ़ी किलो और लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 89 पैसा जो है वो कमी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं पर रिलीफ भी है और कहीं पर जो है कीमतें जो हैं बढ़ गई हैं। इसी हवाले से बात ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महंगाई के हवाले से बात कर ली जाए तो चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो हम कमी देखते हैं वो कम देखते हैं, जब बढ़ रही होती है तो वो ज़्यादा बढ़ रही होती है। ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया की बात की जाए तो उनको तो पर लग चुके हैं। ऐसे में गरीब आदमी परेशान है। महंगाई होती क्यों है सर, बुनियादी वजह क्या होती है, वो ज़रा हमें समझा दें कि समझ लग सके यार इस वजह से महंगाई हो जाती है। सर देखिए, इसमें महंगाई का जो मेन आंसर है वो है डिमांड एंड सप्लाई। जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई में जब फ़र्क आता है तो प्राइस ऊपर और नीचे होती हैं। लेकिन हमें हुकूमत नाम की कोई भी चीज़ पूरे मुल्क में नज़र नहीं आती, खा वो सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो। अब इस वक्त आपने जिन चीज़ों का जो जिक्र किया है 0.23 महंगाई जो है वो कम हुई है, ये तो ऐसे मुंह चढ़ाने वाली बात है। ये महंगाई कम नहीं हुई। और ओवरऑल आप देखें कि चिकन के रेट की जो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, हमारा ज़रई मुल्क है लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता तमाम दालें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं, तमाम अशिया जो भी हैं वो इंपोर्ट होती है। एक ज़रई मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो इंपोर्ट की जाए। उन्हें जहाँ सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को वहाँ नहीं देती। आज जो फीड जो है 3500 रुपये का एक बैग है। मुझे बताएं कि गरीब आदमी के लिए तो चिकन सबसे सस्ता, मतलब ये गोश्त के अंदर, मीट के अंदर ये आता है जी। आज वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गया। अब आपने बात की चीनी की,
मेरे भाई इसमें गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है चीनी की कीमत कम करने में। अब हमारे यहाँ नई फसल आ चुकी है, अपना कमात का सीजन शुरू हो चुका है, शुगर मिल चालू हो चुकी है। जब लाजमी है, जब नई चीज़ें जब आएगी पैदावार मार्केट में तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस कम हो जाती है। इसी तरीके से आलू या टमाटर आपने जो जिक्र किया है, ये नई फसलें आ रही हैं और उसकी वजह से ये प्राइस के अंदर कमी भी नज़र आ रही है आपको। लेकिन ओवरऑल आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास जो महंगाई का रेशो है वो दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा जी, लेकिन हमारे पूरे मुल्क सर माजरत के साथ आपकी बात काटी है, लेकिन आपकी जो बात से मुझे लगा है कि जैसे एक ऑटो पायलट होता है ना, तो एक ऑटो गवर्नमेंट है। इस वक्त मुल्क जो है वो भी ऑटो पे चल रहा है, कोई लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं करती, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो अगर नहीं इफेक्टिव हैं, ताजरान को तो सोचना चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ अपने तौर पे क्या किया जा सकता है। आप लोग जो हैं इतने मुजाहरे करते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर इतने सेंसिटिव हैं, मज़हब की बात हो जाए या फिर कोई अपने राइट्स की बात हो जाए, अवाम के राइट्स के ऊपर क्यों नहीं इतनी एक पाया जाता है एक शऊर के, उस वहाँ पर भी कोई मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल लिया जाए? पर यार देखिए, ऐसे नहीं है जो आप कह रही हैं। पर हम छोटे ताजिर हैं, अब जब हम मंडी में जब माल परचेज करने के लिए जाते ऑलरेडी हमें वहाँ से महंगा मिलता है। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं प्राइस कंट्रोल, बैरो ऑफ सप्लाई, उन्होंने कोई जगह पे वहाँ पड़े जो ज़ख़ीरा अंदोज लोग हैं उनके खिलाफ कभी कार्रवाई की? कभी भी नहीं करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर आएगा, शॉप पे विजिट करेगा और वो कहेगा जी आपने प्राइस ज़्यादा दी है, वो छोटे दुकानदार पर आकर बरस जाते हैं। जब मंडी से हमें एक चीज़ महंगी मिलेगी तो हम किस तरीके से मतलब उस माल को सस्ता बेच सकते हैं? अब चीनी 1 रुपये और 2 रुपये किलो मार्जिन पे बिकती है, पता है, फास्ट रनिंग आइटम है। इसी तरीके से आपका प्याज है, आलू है, आटा है, ये मिनिमम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर सेल होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, छोटा दुकानदार 1-2 बैग से ऊपर ज्यादा परचेज नहीं करता, लेकिन जब मंडी वो जब जाता है तो वो कहता है जी कल आपकी प्राइस ये थी और आज ये हो गई है। लेकिन वहां तो हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। हमें अफसोस होता है, हुकूमत को जब अरबों डॉलर का जब इंपोर्ट कर सकती है तो ऐसे आइटम जो अशिया है उस पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि गरीब आदमी की ठीक है, हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपने पाकिस्तान से बात कर रहे थे। डिमांड एंड सप्लाई का मामला फरा की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कम होती है, इसलिए जो है कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन हर बंदा अंदर से अपना हिस्सा कमा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऐवान है हमजा, उस पे भी सिर्फ ना तकरीरी मुकाबला होता है और एक मुबाहिसा होता है। डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं। आपका खानदान ये है, आपके वालिद साहब ये करते थे, आप तो ये हैं और आपने इतने चोरी कर लिए हैं, और फिर अवाम के मसले जो हैं वो वहीं के वहीं। एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अवामी मसला पार्लियामेंट में तो शायद उस पर बात होनी ही नहीं चाहिए। ये तमाम लोगों का एक बात पे कंसेंसस है, जो 372 अफराद अंदर मौजूद है ना, उनका ये कंसेंसस है कि भाई अवामी मसाइल की बात नहीं होनी, आपकी बात कर लेते हैं और मेरी बात कर लेते हैं, और उसमें भी हम एक दूसरे के कारोबार की बात नहीं करेंगे, हम जातियात की बात करेंगे। तो कारोबार सारों के चल रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बाहर निकल के वो चाय पीते हैं। सारे मामला ऐसे ही हैं। अवाम चाय नहीं पी सकती, दूध महंगा हो रहा है। अच्छा, हम चाय पीते हैं, आप भी चाय पी सकते हैं। टाइम फॉर ब्रेक।